तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये का जो सी बाउंड्री अटैक था, अचानक से यहाँ पे याओ याओ प्रकट होती है और पलक झपकते इसे डिसॉल्व कर देती है। अब आगे कॉन्गशिंग तो हैरान था, पर ये कि इससे इसका चेहरा देखने लायक था। अब क्योंकि ये वहीं का था जहाँ व्हाइट प्रो पीक मास्टर थे और इसने बस याओ याओ के बारे में सुना था और आज इसने पहली बार देखा भी था। और कॉन्गशिंग अब समझने लगा था ये लड़की सच में काफ़ी पावरफुल है। और बड़ी बात ये थी कि कॉन्गशिंग ये सोच रहा था कि येगे ने इस बाउंड्री को तैयार करने में लंबा समय लिया था और याओ याओ को बस चुटकियों का समय लगा था। अब कॉन्गशिंग याओ याओ की तरफ देखकर स्माइल देता है कि जूनियर सिस्टर, ये मैटर मेरे और ली किंगचान के बीच में है, तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए। बदले में आपको जो भी चाहिए मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। वैसे ये बंदा सुंदर था, पर याओ याओ जैसी लड़की इसकी तरफ देखती भी नहीं है और याओ याओ बस इतना ही कहती कि समय बर्बाद मत करो, और अगर तुम्हें इस बीच का क्रिस्टल चाहिए तो फाइट करना ही पड़ेगा। अब इधर कॉन्ग से ली कांगचान से कहता है कि देखो, अगर मैं और तुम फाइट करेंगे तो ये बीस्ट यहाँ से भाग जाएगा, तो क्यों ना हम, यानी कि तुम मुझे एक बार फेवर दे दो, ये बीस्ट मुझे ले दे दो। अब बदले में किंगचान भी कहती क्यों ना ये मैं ले लूँ। अब इन दोनों का बहस चलता है। तभी बीच में याओ याओ बोलती है टेंशन मत लो, हमारे पास एक और बंदा है जो उस बीस्ट को संभाल लेगा। अब ये सुनकर के कॉन्गशिंग और ये देखते हैं और यहाँ पर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है और ये दोनों कहते हैं अल्फा लेवल का सेकंड लेयर का बंदा ये उस बीस्ट को संभालेगा। और ये फिर याओ की तरफ देखते हैं कि ये लड़की इतना क्यों कॉन्फिडेंट है, और ली किंगचान इससे भी थोड़ा बुरा लगता है। युवान भी देखता है कि सभी लोग इसको नीचा दिखा रहे हैं और टुनटुन इस समय मजे लेता है। और युवान फिलहाल वो जो बीस्ट था उसकी तरफ बढ़ जाता है। पर जैसे ये जा रहा था, किंगचान फिर से कहती है कि याओ देखो, फालतू में वो बीस्ट इसे खा जाएगा, तो मैं टाइम निकाल करके उस बीस्ट को संभालने चली जाऊंगी। पर याओ इसे समझाती है टेंशन मत लो, तुम पहले अपना बैटल लड़ो। और कॉन्गशिंग समझदार बंदा था, ये समझ जाता है इस बंदे के बारे में कुछ अलग है, तभी ये इतना कॉन्फिडेंट है। पर फिलहाल ये सोचता है कि किंगचान को जल्दी से निपटा देता हूँ, फिर उसे भी देख लूंगा। और कॉन्गशिंग ने कुछ लोगों को और इकट्ठा किया था जिन्हें कि फिलहाल ये प्रिंस इवान की तरफ भेज देता है। अब ये 10 से 12 डिसाइपल्स थे जो कि प्रिंस इवान की तरफ पढ़ते हैं, और इधर दूसरी तरफ कॉन्गशिंग वर्सेस ली किंगचान, और तीसरी तरफ येगे वर्सेस याओ याओ। ये तीनों बैटल शुरू हो जाते हैं और येगे बोलता भी है कि जूनियर सिस्टर, हमारे पीक मास्टर बाई में आपके बारे में काफ़ी अच्छा बोलते हैं, आपको अपना सक्सेसर भी बनाना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितनी कैपेबल हो। याओ याओ बस हाँ में सर हिलाती है। इधर कॉन्गशिंग अपना तलवार निकाल चुका था, जैसे कि ब्लैक डेमन स्वॉर्ड भी कहा जाता है, और ये कहता भी है कि लंबा समय हो गया जूनियर सिस्टर किंगचान हमें फाइट करते हुए, मैं भी देखना चाहूँगा कि आपका मिस्टीरियस नोटिस की वो कितना रिफाइन हुआ है। किंगचान के भी हाथों में एक जो जेड लेटेस्ट स्वॉर्ड था, तो इनका बैटल एक अर्थ शेकिंग बैटल था। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ और ये अलग अलग जेनेसिस रून्स यूज कर रहे थे, खास करके ये और ये जो भी टेक्निक्स यूज करता था याओ याओ उन्हें डिसॉल्व कर देती थी। जैसे कि इसने पहला जो यूज किया था वो ग्रेड 4 का जेनेसिस रून था, फ्लेम ड्रैगन व्हील। पर बदले में याओ याओ एक वाटर ड्रैगन यूज करती है और उसका कंट्रोल इतना सही था कि ये पलक झपकती 4 ड्रैगन व्हील बना देती है, वो भी वाटर ड्रैगन के। ये अब समझने लगा था कि क्यों मास्टर बाई में इस लड़के को इतना ज़्यादा रेट करते हैं, क्योंकि जो बाकी ड्रैगन्स थे ये को सप्रेस करने लगते हैं और इसे फिर एक डिफेंसिव टेक्निक जायंट गोल्डन बेल यूज करना पड़ता है। इधर वो जो स्वॉर्ड पीक के बंदे थे उन्हें संभालने के लिए प्रिंस इवान यहाँ पर टुनटुन को भेज देता है। पहले ये जो स्वॉर्ड पीक के बंदे थे ये हंसते हैं, पर जैसे ही टुनटुन इसका साइज ग्रो होता है ये समझ जाते हैं, और इन 10-12 को टुनटुन अकेले संभाल रहा था, क्योंकि इन्हें ये मार नहीं सकता था, नहीं तो इन्हें खत्म करने में शायद टुनटुन को चंद समय ही लगते थे। और इधर अपना युवान उस एक्वेटिक बीस्ट की तरफ पड़ता है जो कि एक नेट में ट्रैप था, पर इसे संभालेगा कैसे, कि टुनटुन तो बैटल में बिजी है और ये 1000 फीट का एक्वेटिक बीस्ट है, मतलब अल्फा लेयर के शायद पीक पर अल्फा 9 स्टार। फिलहाल आसपास ये जो नेट लगा हुआ था जो कि एक ग्रेड 4 का जेनेसिस बाउंड्री था, इसे ये ऑब्जर्व करता है। और ये ने इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत किया था, पैटर्न्स भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, और युवान पहले यहाँ पर अपने 9 ड्रैगन्स अटैक को भी इस पर यूज़ करता है, पर बीस्ट को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हालांकि ये बीस्ट सीरियसली इंजर्ड था, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। तो ये बीस्ट जो था, जो नेट बाउंड्री थी, इसके अंदर इधर उधर काफ़ी तेजी से जाके टकराता था ताकि ये कैसे भी बाहर निकल सके, और धीरे धीरे नेट अभी टूटने के कगार पे था। युवान सोचता है क्या इसे फिर से सिल्वर शैडो यूज़ करना पड़ेगा, पर फिर भी ये सोचता है कि सिल्वर शैडो इसका एक हिडन ट्रम्प कार्ड है। इधर कॉन्गशिंग और किंगचान का बैटल चल रहा था। कॉन्गशिंग नीचे की तरफ देखता है और किंगचान से कहता है कि वो ब्रैड जो है, यानी वो बच्चा,
वो कुछ नहीं कर पा रहा है और वो बीस्ट अभी नेट तोड़ के भाग सकता है। किंग चान जल्दी सोचो। किंग चान भी इस चीज को देख रही थी कि ये सही कह रहा है, युवान ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। कॉन्गशिंग फिर से कहता है कि किंग चान मुझे उसे ट्रैप करने दो, बदले में मैं फ्यूचर में जरूर इसे चुका दूंगा। पर किंग चान ये सोच चुकी थी अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इसे भी नहीं लेने दूंगी। कॉन्गशिंग को गुस्सा आता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या वो लड़का मिरेकल करेगा? वो अल्फा सेकंड लेयर पे और तुम कब से इतनी बच्ची हो गई। पर किंग चान इसकी बात को इग्नोर करती है और अपने अटैक्स को और भी ज्यादा फियर्स कर देती है। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि एक गहरी सोच में था और फिलहाल अभी इधर युवान नेट बाउंड्री को देख के सोच रहा था। तभी इसे एक कोल्ड वॉइस सुनने को मिलती है। ये थी लिंग किंग चान की आवाज कि तुम इसे कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो इस बीस्ट को फ्री कर दो एटलीस्ट, ताकि किसी को ना मिले। किंग चिल ने ये मैसेज अपने स्पिरिचुअल पावर से ट्रांसफर किया था। युवान तभी मजाक मस्ती में कहता है कि एक मैन से कभी नहीं पूछना चाहिए कि वो कर पाएगा या नहीं, ये उसके लिए काफी शर्मनाक बात होती है। किंग चान थोड़ी शर्मा जाती है, यार ये लड़का ये मानेगा नहीं। और फिलहाल किंग चान ये अपने बैटल पे फोकस करती है और वही प्रिंस युवान इस जेनेसिस रून बाउंड्री को लगातार देख रहा था। इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर मैं इस जेनेसिस बाउंड्री को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, फिलहाल इसका वो फंक्शन बस इस बीस्ट को ट्रैप करने का है, पर अगर मैं दूसरा चीज कर दूं ताकि जैसे बीस्ट इससे टकराए ये नेट ही एक्सप्लोड कर जाए तो बीस्ट इसमें मारा जा सकता है। और बीस्ट को क्या पता है कि ये ट्रैप वाला नहीं है, अब ये ब्लास्ट कर सकता है। और ऐसा ये तभी कर सकता था और ये कर भी सकता था क्योंकि इसके पास सेंट डिकोडर रून था। अब ये अपने सेंट डिकोडर रून को एक्टिवेट करता है और जैसे जैसे इसमें जेनेसिस रून्स बाउंड्री को स्ट्रोक्स यूज किए थे बनाने के लिए, ये इन्हें मॉडिफाई करने को सोचता है। पर ऐसा चीज मे भी ये भी नहीं कर सकता है। और ये जो जेनेसिस रून बाउंड्री था इसे टोटल 18 ग्रेड 4 के जेनेसिस रून्स को मिला करके बनाया गया था। 80 ग्रेड 3 के जेनेसिस रून थे और कई सारे लोअर ग्रेड के भी जेनेसिस रून्स इसमें मिक्स थे। पर अगर युवान इसे जैसे ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ये अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से इसे फील कर सकता था। तो ये तुरंत ही याओ याओ से स्पिरिचुअल सेंस में बात करता है कि आप थोड़े समय के लिए ही सही, बस येगो को थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व करो ताकि उसका जो यहाँ से कनेक्शन है वो टूट जाए। याओ याओ समझ जाती है कि ये युवान करना क्या चाहता है और कहती भी है मन में, नॉट बैड, तुम सीख रहे हो। और याओ याओ तुरंत ही एक स्पिरिट अटैक येगे पे लॉन्च कर देती है। अब इसके वजह से येगे को तुरंत ही अपने जो भी स्पिरिचुअल पावर्स थे एक जगह इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो वहां से यानी जहां पर नेट था उससे यहाँ का कनेक्शन टूट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर युवान अपने युवान ब्रश को यूज करके ये जो जेनेसिस रून्स बाउंड्री था इसे मैनिपुलेट करने लगता है, यानी कि चेंज। उधर येगे हैरान था कि यार इस लड़के का स्पिरिचुअल पावर क्या ही खतरनाक है। बेसिकली युवान ने यहाँ पर एक जेनेसिस रून बनाया था और इसे इस जेनेसिस रून बाउंड्री में मिक्स कर दिया था। और जैसे ही मिक्स करता है ये बाउंड्री थोड़ा सा कांप सी जाती है। युवान वाला जेनेसिस रून्स इसमें मिक्स हो चुका था। युवान ने यहाँ पर वाटर जो था उसको टफनेस रून में बदल दिया था, गोल्डन जेड रून मिक्स किया था, रिफ्लेक्टिंग आर्मर रून, मतलब जब वो टकराए तो उसका पावर उसी को फील हो, बीस्ट को। मेटल वॉल रून यानी दीवारों को ये काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो कि पहले बस एक नेट के समान था। और ये आराम से धीरे धीरे फ्यूज हो चुके थे। युवान एक चैन की सांस लेता है। इधर वो जो एक्वेटिक बीस्ट था वो काफी तेजी से युवान की तरफ बढ़ता है और एक भयंकर फोर्स इकट्ठा करता है ताकि नेट को ब्लास्ट करके ये बाहर निकल जाए। युवान भी आगे नहीं बढ़ता है कि बीस्ट तुमको बढ़ना है बढ़ो, क्योंकि ये अपना काम कर चुका था। और जैसे ही बीस्ट ये आगे बढ़ता है युवान अपने इन जेनेसिस रून्स को एक्टिवेट कर देता है। पहले जो वाटर लेयर्स थे इस बीस्ट को ट्रैप करने के लिए अचानक से वो गोल्डन होने लगते हैं, क्योंकि बीस्ट आगे बढ़ चुका था और अपने अटैक्स को कर चुका था, तो ये रुक भी नहीं सकता था। और जैसे इसकी बॉडी इसके अटैक उन मेटल वॉल्स रिफ्लेक्टिंग आर्मर से टकराते हैं, एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। इधर दूसरी तरफ युवान इन शॉकवेव से बचने के लिए अपने मैजिकल पाइथन स्किल्स, कई सारे डिफेंसिव आर्मर, इन सभी को एक्टिवेट कर लेता है। उधर जो भी बैटल्स चल रहे थे ये सभी लोग रुक जाते हैं, जैसे कि कॉन्गशिंग, ली किंग चान। खास करके ली किंग चान डर जाती है, यार वो एक्सप्लोजन शायद युवान भी ना मारा गया हो। और इधर कॉन्गशिंग ली किंग चान से कहता भी है कि वो बीच शायद भाग चुका है और ऐसे बंदों को लेके मत आया करो। धीरे धीरे वो जो एक्सप्लोजन हुआ था वो शांत होता है। ली किंग चान उसी तरफ देख रही थी, पर ये क्या देखती है, इसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वो जो 1000 फीट का एक्वेटिक बीच था वो तो गायब हो चुका था, पर जहां पर वो था पहले वहां पर एक जेनेसिस क्रिस्टल देखने को मिलता है। इसे भी समझ में नहीं आता कि उस एक्वेटिक बीस्ट को किसने मार दिया, वो कैसे मर गया। कॉन्गशिंग का भी सेम हाल था। कॉन्गशिंग भी कहता यार ऐसा कैसे संभव है, युवान कैसे मार सकता है। इसे विश्वास नहीं आता क्योंकि वो बंदा अल्फा सेकंड लेयर पे है। इधर प्रिंस युवान आगे बढ़ता है और उस इसेंस क्रिस्टल को लेके अपने यूनिवर्स बैग में भर लेता है। युवान काफी खुश था कि यार वो बीस्ट कितना बेवकूफ था, अपने ही पावर की वजह से खुद मारा गया।
और इसमें ज्यादातर काम तो येगे ने खुद किया था। येगे ने ही बाउंड्री बनाई थी, बस युवान ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था। इधर युवान टुनटुन की तरफ देखता है कि चलो इन बच्चों को छोड़ दो अब। फिलहाल वो जो डिसाइपल्स थे पहले ही काफी घायल हो चुके थे। युवान देखता है इस समय क्योंकि किंगचन इसकी तरफ देख रही थी और ये भी कहता है कि आप लोगों का फाइट हो गया तो निकलते यहाँ से। किंगचन इसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुमने उस बीस्ट को मार दिया? युवान हंस के कहता है नहीं, उसने खुद को मार लिया। किंगचन को समझ में नहीं आता है कि वो बीस्ट खुद को क्यों मारेगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है और ये थी आवाज येगे की, और ये कहता है कि तुमने मेरे जेनेसिस बाउंड्री को चेंज कर दिया था, है ना? इधर याओ याओ भी अब आगे आ जाती है क्योंकि जो येगे और याओ याओ का बैटल था येगे समझ चुका था ये जीत नहीं सकता और याओ याओ बस इसके साथ खेल रही थी। अब जब येगे ये बात बोलता है तो ली किंगचन और कॉन्गशेंग ये दोनों हैरान थे और येगे की तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हारे जेनेसिस बाउंड्री को इसने चेंज कैसे कर दिया? हालांकि ये लोग जेनेसिस बाउंड्री को यूज नहीं करते पर इतना तो जानते थे कि जेनेसिस रून्स को मैनिपुलेट करना उसको बनाने से भी शायद ज्यादा टफ है क्योंकि आपको उसकी एक समझ होनी चाहिए। अब किंगचन को भी लगता है कि शायद ये युवान को ज्यादा नीचा समझ रही थी। युवान भी अब ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। अब इधर कॉन्गशेंग युवान की तरफ देख के कहता है कि जूनियर ब्रदर, अगर तुम मुझे ये क्रिस्टल दे दो तो मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस कर सकता हूँ। और ये कहता भी है तुम सेंट जेनेसिस पीक के ज़ाओ युवान हो, है ना? अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुम्हें सेंट जेनेसिस पीक का चीफ डिसाइपल बनवा दूंगा। तभी किंगचन कहती है ये करना सही भी नहीं है और तुम कर भी नहीं पाओगे। कॉन्गशेंग स्माइल करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पर जो इस कंपटीशन के लिए भाग लेने वाला है यानी चीफ डिसाइपल के लिए युवान होंग, मैं उसे पीछे करवा सकता हूँ। हालांकि ये जो प्रभाव था जिसने अभी बोला था ये बाकियों को प्रभावित कर सकता था, पर युवान के लिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है और युवान इन्हें एकदम प्यार से मना कर देता है कि वैसे आपका ऑफर बहुत तगड़ा है पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस दौरान ये मजे भी लेता है ली किंगचन की तरफ देखकर कि आप क्या सोचती हो इस ऑर्डर के बारे में। किंगचन सीधा बोलती है मैं ऐसा चीज़ तो तुम्हें ऑफर नहीं कर सकती। किंगचन को लगता है कहीं युवान कॉन्गशेंग के साथ मिलने वाला तो नहीं है, लगता है मैंने गलत बंदे को चूज कर लिया। पर जैसे ही युवान इस समय मना करता है कॉन्गशेंग को, इसे फिर से लगता है यार इसे मैंने फिर से गलत समझ लिया था। और ये कहता भी है कि मैं ये जो ड्रैगन इसेंस है ये सीनियर सिस्टर किंगचन को वादा कर चुका हूँ तो मैं उन्हीं को दूंगा। कॉन्गशेंग को भी गुस्सा आता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। युवान बोलता भी है मुझे मालूम है मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ और आप फ्यूचर में शायद मेरे एक दुश्मन भी बनोगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्गशेंग भी कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो और ये कहता भी है कि मैं इसे याद रखूंगा। फिलहाल ये यहाँ से निकल जाता है। ये कि एक बार प्रिंस युवान को देखता है और सोचता है कि यार इसने कॉन्गशेंग से दुश्मनी कर ली, लगता है इसे पता नहीं है। और फिलहाल ये भी ग्रीट करके यहाँ से निकल जाता है। युवान हंस रहा था कि लगता है मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया है और युवान मन में सोचता है कि अभी तो मैं वीक हूँ, फ्यूचर में खुद ही पता चल जाएगा, एक न एक दिन इन चोजन वंस को भी पास कर जाऊंगा। और युवान एक चीज समझता था कि वुमेन को कभी ऑफेंड मत करना, खास करके जो सुंदर हो। इधर किंगचन इसके करीब आती है और ये भी कहती है कि तुमने कॉन्गशेंग को रिजेक्ट कर दिया। युवान कहता अब दोनों में से एक को तो करना ही था और दोनों चोजन वंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे ही कर दूं क्योंकि आप एक वुमेन हो और वुमेन काफी हार्ड होती है। किंगचन हंसती है और थोड़ा एक लुक भी देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कॉन्गशेंग से ज्यादा स्केरी हूँ? युवान हंस के कहता है वैसे भी मैंने पहले ही सोच लिया था कि आपके साथ दोस्ती करना ज्यादा अच्छा होगा। और युवान मजे भी लेता है कि उम्मीद है कि जब मुझे कॉन्गशेंग परेशान करेगा तो आप बीच में आओगे। हालांकि ये मजे में कहता है, पर ली किंगचन कहती भी है कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो तुम स्नो लोटस पीक पर आ सकते हो। युवान को भी लगा नहीं था कि ली किंगचन ऐसा कुछ कह सकती है, पर किंगचन तभी कहती है कि तुम्हारे साथ याओ याओ है तो कॉन्गशेंग भी कुछ नहीं कर सकता। और याओ याओ तभी कहती यार ये चोजन वंस ये काफी वीक है। अब चोजन वंस में तो किंगचन भी आती थी, ये भी कहती यार तुम बेइज्जती इतना क्यों करती हो। और ली किंगचन कहती है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे फाइट करके देख लो कि मैं कितनी कमजोर हूँ। याओ याओ तो बोलती है कि कभी भी आ जाओ। अब युवान इन दोनों को फिर से रोकता है और फिलहाल वो जो ड्रैगन क्रिस्टल था ये ली किंगचन की तरफ उछाल देता है। तभी ली किंगचन कहती है कि यार इसे 2 भागों में बांटना है। ये लड़की थोड़ी प्राउड नेचर की थी तो ये ऐसा नहीं चाहती थी कि बस इसे ये अकेले मिल जाए। दोनों के पास इतने क्रिस्टल्स थे, यानी युवान के पास एक्स्ट्रा भी कुछ थे और वहीं किंगचन के पास भी, कि ये 7 स्टार बैप्टिज्म रिसीव कर सकते थे। अगर ये पूरा क्रिस्टल किसी को मिल जाए तो वो 8 स्टार बैप्टिज्म को रिसीव कर पाएगा, और अगर इसे बांट दिया जाए तो किसी को भी 8 स्टार बैप्टिज्म नहीं मिलेगा। और युवान इसे पूरी तरह से इन्हें दे रहा था। अब किंगचन पूछती तुम्हारा इंटेंशन क्या है? युवान सीधा बोलता है कि आप इस ड्रैगन क्रिस्टल को पूरा रख लो। किंगचन कहती पर मैं इसे ऐसे नहीं ले सकती। युवान अब इन्हें बताता है कि मैं ये आपको फ्री में नहीं दे रहा हूँ, वैसे भी फिलहाल मेरे लेवल के हिसाब से 7 स्टार बैप्टिज्म काफी है। फ्यूचर में मैं एक 1000 फीट के बीस्ट का क्रिस्टल ढूंढूंगा और आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी इसे मारने में। और क्योंकि किंगचन के पास अपना एक खुद का टेरिटरी है तो वहां पे शायद ऐसे बीस्ट हो भी सकते हैं। पर किंगचन फिर भी कहती है यार 1000 फीट का जो एक्वेटिक बीस्ट होता है वो काफी नीचे रहता है, उन्हें ढूंढना काफी टफ होता है, इसी को तुम देख लो।
इससे हमें शायद कितने महीने लगे थे ढूंढने में, तब जाके आज ये हमें मिला था। युवान कहता है आप उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास तरीका है, मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। अब किंग-चान फाइनली मान जाती है कि ठीक है। अब युवान के प्रति इनका भी नजरिया बदल गया था कि लड़का दिल का भी अच्छा है। फिर भी ये सोचती कि ये कैसे 1000 फीट के एक्वेटिक बीस्ट को ढूंढेगा, क्योंकि युवान ने सीधा कहा था कि अभी हम यहाँ से थोड़े समय के बाद आपके वाले उस एरिया में जाएंगे और मैं बीस्ट को ढूंढूंगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, याओ याओ वगैरह जो ली किंग-चान का एक एरिया था इस रिजर्वायर में, वहां पे जाके बैठे थे। और इधर प्रिंस युवान वो जो जेनेसिस रिजर्वायर का एरिया था उसके अंदर फिर से छलांग लगा चुका था। फिलहाल यहाँ पर किंग-चान और याओ याओ बैठे थे और किंग-चान कहती है तुम्हें लगता है कि सच में वो 1000 फीट के बीस्ट को ढूंढ पाएगा, क्योंकि कल के बाद ये एरिया फिर से सील होने वाला है, क्योंकि युवान ने उस बीस्ट को ढूंढने में अभी कुछ समय निकाल दिया था। अब याओ याओ बोलती कि ये उसका चॉइस है, फेलियर हो तो भी उसकी गलती, मिल जाए तो भी उसकी मतलब फायदे। और किंग-चान ने प्रिंस युवान को वादा भी किया था कि अगर इस बार नहीं मिला तो अगली बार हम पक्का, मतलब जब तक नहीं मिलेगा मैं भी तुम्हारा साथ देती रहूंगी। याओ याओ तभी मजे लेती, क्या पता तुम 8 स्टार बैप्टिज्म रिसीव करने के बाद ये भूल जाओ। किंग-चान इसे कोल्ड लुक देती कि मैं ऐसे छोटी इंसान नहीं हूँ। इधर फाइनली प्रिंस युवान बाहर निकल के आता है और कहता है यार रिजर्वायर कल बंद हो रहा है और मुझे अभी तक वो बीस्ट मिला नहीं। 7 स्टार बैप्टिज्म से शायद मुझे इस बार काम चलाना पड़े। और युवान अब एक चीज सोच चुका था, अब ये एक अपने को बेट की तरह यूज करेगा और साथ में टुनटुन की मदद लेगा कि टुनटुन मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा। टुनटुन इशारा करता है ठीक है, लेकिन फिर उस क्रिस्टल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। और युवान इस बार अपने उमनी पाइथन की को रिलीज करता है और अंदर की तरफ पड़ जाता है। और क्योंकि इस बार इसने अपने पाइथन की को यूज किया था जिसमें कि ड्रैगन का फील था, तो बहुत सारे एक्वेटिक बीस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें मेन काम टुनटुन का था, अगर टुनटुन इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो युवान इंजर्ड भी हो सकता है। टुनटुन यहाँ पे अपने बीस्ट फॉर्म को रिलीज करता है और एक के बाद एक इन बीस्टों को मारते जाता है। इधर याओ याओ जो कि बाहर बैठी थी ये अचानक से कुछ फील करती है। किंग-चान इसकी तरफ देखती कि क्या बात है। याओ याओ तुरंत ही कहती है कि तैयार हो जाओ। किंग-चान हैरान थी, मतलब उसे 1000 फीट का बीस्ट मिल चुका है, इसे विश्वास नहीं करता इतना जल्दी कैसे मिल गया। इधर अंदर में बैटल काफी ब्रूटल था, बहुत सारे बीस्ट अटैक करते और टुनटुन इन्हें अकेले संभाल रहा था। प्रिंस युवान भी इधर आगे बढ़ रहा था और अचानक से कुछ तो सेंसेशन फील करता है कि एक पावरफुल बीस्ट इसकी तरफ बढ़ रहा था और ये था 1000 फीट का एक्वेटिक बीस्ट। अब युवान टुनटुन की तरफ देखता है कि अब हम पीछे निकलने वाले हैं, क्योंकि वो बीस्ट हमारी तरफ ही आ रहा है। टुनटुन फिर से अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है और ये दोनों थोड़ा ऊपर की तरफ आने लगते हैं। और वही वो एक्वेटिक बीस्ट एक लालच की नजर से प्रिंस युवान को फॉलो कर रहा था। अब उस बीस्ट को आता देख टुनटुन को गुस्सा आता है कि इसे भी निपटा दूं क्या, पर युवान इसे समझाता है कि अगर तुमने थोड़ा भी फाइट किया तो वो समझ जाएगा और यहाँ से भाग सकता है। इधर किंग-चान को दिखाया जाता है जो कि याओ याओ से कह रही थी कि यार अभी भी कुछ हलचल तो नहीं दिख रहा है, कहीं तुम्हें बस शंका तो नहीं हुआ था। पर याओ याओ ये कुछ बोलती नहीं बल्कि जेनेसिस रून्स तैयार करना शुरू कर चुकी थी। किंग-चान कहती यार तुम लोग कुछ भी करते रहते हो। इधर तभी ये जो रिजर्वायर था उसके ऊपर जो वाटर्स थे उनमें एक अलग ही लेवल का रिपल्स फैलने लगता है। और फाइनली प्रिंस युवान तो बाहर आता है और सामने में एक एक्वेटिक बीस्ट भी प्रकट हो चुका था। अब किंग-चान फिर से सोचती है इसने ऐसा किया क्या कि ये बीस्ट इसका पीछा कर रहा है। अब युवान भी चिल्लाता है कि बिग सिस याओ याओ जल्दी से। अब वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, चाइनीज़ में वो सिस सबको ही बोलते हैं, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे इसका बेसिकली मीनिंग सीनियर डिसाइपल होता है, क्योंकि जो मास्टर कांग युवान है जिन्हें कि हम मास्टर ही कहते हैं, डिसाइपल के मामले में याओ याओ पहले थी और युवान बाद में आया था। इधर याओ याओ जेनेसिस रून्स को रिलीज करती है और एक काफी बड़ा सा बॉल टाइप बनता है जो कि इस एक्वेटिक बीस्ट को चारों तरफ से ट्रैप कर देता है। अब ये भी एक प्रकार का वाटर प्रिजन बाउंड्री ही था, पर येगे ने जो बनाया था उससे कहीं ज्यादा शानदार। और ये बाउंड्री ऐसा था कि युवान इसके आर पार जा सकता था, येगे वाले में ऐसा नहीं कर सकता था। ये टुनटुन यहाँ पे ये तैयार था, ये तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में बदलता है कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर याओ याओ और ली किंग-चान भी आगे आ चुकी थी, पर किंग-चान फिर से पूछती है कि तुमने ऐसा किया कैसे। इवन चू किंग भी इन्हें ढूंढ नहीं पाता था। अब युवान इसे डिटेल्स तो नहीं बता सकता था। किंग-चान समझ जाती है कि इसका कुछ सीक्रेट होगा और ये भी अब दोबारा नहीं पूछती है। पर किंग-चान एक चीज समझने लगी थी, ये बंदा फ्यूचर में कांगजुआन सेक्ट में एक बड़ा ही नाम बनाएगा और मे बी चूजन वन तो बनने वाला है। और युवान भी कहता है सीनियर सिस्टर अब आपको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। किंग-चान कहती है टेंशन मतलब। और फिलहाल एक बैटल शुरू हो चुका था, टुनटुन तो आगे फाइट कर ही रहा था, किंग-चान और याओ याओ भी यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और युवान ये थोड़ा पीछे हट जाता है। याओ याओ भी बाहर आ जाती है और ये अपना अल्कोहल पीने लगती है। युवान इसके बगल में बैठा था और फाइनली बैटल खत्म हो जाता है। किंग-चान इस बीस्ट को मार चुकी थी और वो क्रिस्टल युवान को दे देती है और ये कहती भी है अब न तो तुम्हारे ऊपर मेरी कोई उधारी है न मेरे ऊपर तुम्हारी, मतलब हम इवन हो चुके हैं। अब युवान भी कहता है क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम दोनों को 8 स्टार बैप्टिज्म कल मिलने वाला है। किंग-चान इसे रिजेक्ट करने वाली थी,
क्योंकि ड्रिंकिंग वगैरह में ये कभी इंटरेस्टेड थी नहीं, ये बस अपने कल्टीवेशन पे फोकस करती थी। तभी याओ याओ मजे लेती है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ड्रिंक कर रही हूँ, ये मेरे सामने कैसे टिक सकती। अब किंग चान को भी गुस्सा आता है कि मुझे हमेशा नीचा क्यों दिखाती है, और फाइनली ये भी टेबल पे आके बैठ जाती है और ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। और जब ये पहली बार पीती है तो ये थोड़ा सा खांसने लगती है। युवान कहता है, यार वो मेरा कप था। किंग चान इसे लुक देती है कि शांत बैठो। याओ याओ देखती कि फाइनली तुम थोड़ा अच्छा रिएक्ट कर रही हो, देखते कि कौन ज्यादा अल्कोहल पीता है। किंग चान भी कहती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? युवान बस देख रहा था कि चलो ठीक है, अपन क्या ही कर सकते हैं। इसे नहीं लगा था कि एक आइस माउंटेन जैसी किंग चान, इसका एक दूसरा साइड भी हो सकता है। इधर ये दोनों अपना ड्रिंक कर रही थी और युवान वही उस ड्रैगन क्रिस्टल को देख रहा था कि कल ये बैप्टिज्म क्लोज हो जाएगा, यानी रिजर्व है, और इसे बैप्टिज्म रिसीव कर सकता है। इधर अगले दिन की सुबह होती है। 10 दिन क्योंकि बीत चुका था तो यहाँ पर एक बेल बजता है कि रिजर्वायर अब बंद हो रहा है, जो भी है बाहर निकल जाओ। युवान उठता है और ये देखता है कि दो तरफ 2 लड़कियां हैं जो कि अभी भी सो रही थी। युवान इन दोनों को थोड़ा इंटरेस्ट से देख रहा था, तभी किंग चान जग जाती है और फिर से इसका चेहरा एकदम बर्फ के समान हो जाता है और युवान से कहती है कि जो भी यहाँ पर हुआ किसी को बताना मत। युवान क्योंकि अभी कहता है, यार आप जब पीते हो ना तो बहुत क्यूट दिखते हो, पर किंग चान अभी कोल्ड लुक दे रही थी कि अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। युवान सोचा, यार आपने बस ड्रिंक किया है, इसमें क्या बुरी बात है, पर क्योंकि किंग चान ने ये कभी पीती नहीं थी तो दूसरों को पता चलेगा, ये नहीं चाहती थी। और फिलहाल ये याओ याओ और युवान से कहती है कि तुम लोग इस एरिया को छोड़ सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये मेरा जगह है, थोड़ा मुझे इसे साफ भी करना पड़ेगा। और किंग चान इसकी तारीफ भी करती कि तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए, तुम सच में काफी फ्यूचर में स्ट्रांग बनने वाले हो। क्योंकि किंग चान एक चीज जानती थी, जब चू किंग एक चोजन वन बन गया था तब जाकर के उसे 8 स्टार बैप्टिज्म मिला था, पर ये बंदा ये तो अभी, जबकि ये गोल्ड शेष डिसाइपल है, शायद इसे हासिल कर सकता है। ये दोनों यहाँ से निकल चुके थे और याओ याओ भी कहती, ये लड़की अब तुम्हारे बारे में काफी अच्छा समझती, इवन ये तुम्हें चू किंग से कंपेयर कर रही। पर युवान तभी कहता है, यार वो तो ओमनी पाइथन की का कमाल था जो मुझे ये 1000 फीट का एक्वेटिक बीस्ट मिले। याओ याओ भी कहती है, एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारी समझ तो है कि ज्यादा अपने पावर को अपने दिमाग के ऊपर मत चढ़ने देना, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर रुक जाएगा। अब इधर वो जो एरिया था जेनेसिस रिजर्वायर के बाहर का जहाँ बैप्टिज्म मिलने वाला था, वहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स अब इकट्ठा हो चुके थे। काफी खुश थे ये लोग। और जैसे प्रिंस युवान वगैरह बाहर आते हैं, अब इसके जो सीनियर ब्रदर्स थे जैसे कि जाओ टाई, जांग यान, ये भी इनकी तरफ देखते हैं। युवान भी इन्हें ग्रीट करता है। जाओ टाई थोड़ा चिंतित था क्योंकि युवान सबसे आखिरी में बाहर आया था, और युवान फील करता है कि यार ये जो इसके सीनियर ब्रदर हैं ये दिल के काफी अच्छे हैं। और जाओ टाई कहते भी, जितना भी मिल गया वो तुम्हें क्रिस्टल, ज्यादा टेंशन मत लेना, ये तुम्हारा पहली बार था। जाओ युवान सोचता है कि इन्हें बता दो कि मुझे कितने क्रिस्टल्स मिले, फिर भी ये शांत रहता है क्योंकि बाकी जो लोग थे जैसे जांग यान वगैरह ये थोड़ा हंस रहे थे युवान पे। इधर वो जो लड़की थी लू यान, वो भी युवान की तरफ देखती है। इसे ये गुस्सा आता है कि जब भी कुछ भी वो लोग चूकिंग का नाम क्यों लेते हैं, उनकी नाम क्यों ही लिया जाता है, वो तो अलग लेवल पे है। समय बीतता है और भी बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। एल्डर मियाओ जो कि स्नो लोटस पीक की थी, वो यहाँ पे अपीयर होती है और बताती है क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं तो अब मैं बैप्टिज्म शुरू करती हूँ। इधर ली किंग चान ये भी यहाँ पे प्रकट हो चुके थे। इन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना था और दिखने में क्या ही बताओ, पर चेहरे पर वही बर्फ के समान एक एक्सप्रेशन, मानो ये आइस गॉडेस हो। युवान इसे देखता है, इसे याद आता है कि लास्ट टाइम ये कैसे अल्कोहल पी रही थी और मजे में थी, और यहाँ पे आते ही चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन। इधर एल्डर मियाओ फाइनली किंग चान की तरफ देखती है और कहती है कि तैयार हो जाओ। अब किंग चान बैठ जाती है और इसके यूनिवर्स बैग में जितने भी जेनेसिस क्रिस्टल्स थे इन्हें ये बाहर निकालती है। शायद ये 100 से भी ज्यादा थे और सभी का जो लेवल था वो काफी हाई था। अब इन सभी क्रिस्टल्स में से ड्रैगन इसेंस बाहर निकलने लगता है और एक लिक्विड टाइप शेप लेने लगता है और पलक झपकते किंग चान के आसपास एक वो सर्कल टाइप में घेरा बनना शुरू हो जाता है। पहला, दूसरा, ऐसे करके 7 ड्रैगन्स कॉइलिंग यहाँ पे हो चुकी थी। लोगों को लगता है शायद ये 7 स्टार बैप्टिज्म है, और क्योंकि ये चोजन वन है तो 7 स्टार बैप्टिज्म ये अचीव कर सकती थी, तो लोग ज्यादा सरप्राइज नहीं होते, फिर भी तारीफ तो कर रहे थे। जाओ टाई भी हैरान थे। तभी प्रिंस युवान बोलते, मेरे हिसाब से सीनियर सिस्टर ली ये यहीं पे नहीं रुकेंगे। जाओ टाई कहता, मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये 8 स्टार बैप्टिज्म रिसीव करेंगी? अभी तक ये कारनामा हमारी जनरेशन में सीनियर ब्रदर बस चूकिंग कर पाया, और उसके लिए एक 1000 फीट का एक्वेटिक बिस्ट का क्रिस्टल होना चाहिए। युवान इन्हें एक्सप्लेन नहीं करता है, बस हंस रहा था। इधर किंग चान फाइनली एक और क्रिस्टल निकालती है जो कि आधा फीट का था, और ये था उस एक्वेटिक बिस्ट का क्रिस्टल। अब जब ये लोग देखते तो ये हैरान थे कि सीनियर सिस्टर ली ये सच में काफी अमेजिंग है, और लोग डिस्कशन करने लगते, यार कॉन्ग सेंग और येगे भी तो इसी बिस्ट के लिए गए थे, क्या उन्हें ये नहीं मिला? और वो लोग यहाँ पे आए भी नहीं थे। लुयान भी यहाँ पे सरप्राइज होती है क्योंकि चूकिंग के बाद अब शायद ली किंग चान 8 स्टार बैप्टिज्म रिसीव करने वाली दूसरी बनेगी। इधर दूर में येगे खड़ा था जो कि कॉन्ग सेंग से बात कर रहा था और कहता भी है, यार ली किंग चान ये हमसे आगे निकल गई,
पर कॉन्ग से इस समय किंग चान की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि ये प्रिंस युवान और याओ याओ की तरफ देख रहा था कि अगर ये दोनों नहीं आए होते तो शायद ये क्रिस्टल हमारा होता। इधर फाइनली वो 8वां शेप भी बन जाता है और एक ड्रैगन रोर को सुना जा सकता था। धीरे धीरे जो ऑटो कॉइलिंग का पावर था ये किंग चान की बॉडी में एंटर करने लगता है और फाइनली इसका 8 स्टार का बैप्टिज्म ये कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि जब भी किसी बंदे को डिवाइन ड्वेलिंग लेवल में एंटर करना है, यानी अल्फा 9 लेयर के बाद डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज आता है, तो वो जितना ज़्यादा अपने अल्फा की को स्ट्रॉन्ग करेगा उसका डिवाइन ड्वेलिंग उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सभी लोग यहाँ पर किंग चान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, खास करके स्नो लोटस पीक वाले, ये तो काफ़ी खुश थे। एल्डर मियाओ इस समय किंग चान की तरफ देखती है, फिर इसके बाद ये याओ याओ और युवान की तरफ भी देखती है, क्योंकि ये जानती थी ये सब उन्हीं दोनों के कारण संभव हो पाया था। अब इधर एल्डर मियाओ जो भी पहले क्योंकि पर्पल सैश डिसाइपल्स थे उनका बैप्टिज्म कंप्लीट करवा रही थी, और क्योंकि प्रिंस इमान ये गोल्ड सैश डिसाइपल था तो इसकी बारी आखिरी में ही आने वाली थी। अब जाओ टाई के भी जाने की बारी आ चुकी थी क्योंकि ये पर्पल सैश डिसाइपल थे, और इस समय जांग यान मजे भी रहता है कि सीनियर जाओ टाई आपको बैप्टिज्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आप मेरे से भी खराब ही कर रहे हो कुछ महीनों से, और आप हमारे सेंट जेनेसिस पीक के फर्स्ट डिसाइपल हो। अब जाओ टाई ज्यादा कुछ तो बोलते नहीं। जाओ युवान इस सीन को देख रहा था और इनसे पूछता है कि सीनियर जाओ टाई इस बार आपको कितना बैप्टिज्म रिसीव हो सकता है। जाओ टाई बोलते हैं यार 4 स्टार आई गेस, मैंने ट्राई किया पर मुझे ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिल पाए। जाओ युवान थोड़ी देर सोचता है और जाओ टाई को अपनी तरफ खींचता है। ये अपने यूनिवर्सल बैग को खोलता है और कई सारे क्रिस्टल्स इन्हें देने लगता है। जाओ टाई चौंक जाते कि ये तुम अपने लिए रखो, पर युवान कहता है मेरे पास काफी है, आप ले लो बस। युवान कहता है वैसे भी मेरा पावर लेवल अभी कम है, आपको ज्यादा जरूरत है। जाओ टाई लेना नहीं चाहते थे, पर युवान के जिद करने के कारण इन क्रिस्टल्स को इन्हें लेना पड़ता है, और युवान के कहने पर अब यहाँ से ये अपना बैप्टिज्म रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि युवान समझता था वो जो सेकंड सीनियर ब्रदर है जांग यान वो थोड़ा ज़्यादा ही एरोगेंट है और जाओ टाई को परेशान भी करता है। हालांकि जाओ टाई ज़्यादा पावरफुल है पर वो थोड़े सॉफ्ट दिल वाले हैं। इधर जांग यान को दिखाया जाता है इसका बैप्टिज्म ये चल रहा था और इसको 5 स्टार कॉइलिंग मिली थी, यानी कि 5 स्टार बैप्टिज्म। इस दौरान ही खुशी के मारे जाओ टाई की तरफ देखता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, 4 स्टार बैप्टिज्म, और इसे लगता है कि इस बार शायद इस बैप्टिज्म को कंप्लीट करने के बाद मेरा पावर लेवल जाओ टाई से ज़्यादा हो जाएगा और फिर मैं यहाँ का सीनियर डिसाइपल बन जाऊंगा। पर जब ये जाओ टाई की तरफ देखता है तो उनके आसपास 6 ड्रैगन्स के सर्कुलर पावर बनने लगते। यह हैरान था कि इतने ज़्यादा कैसे, इसे समझ में नहीं आता कि 6 स्टार बैप्टिज्म, क्योंकि इतने सालों में जाओ टाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टार बैप्टिज्म ही रिसीव कर पाता था, अचानक से 6 स्टार कैसे। जांग यान सोचता है इतना लकी ये कैसे हो गया। इधर जाओ टाई इस 6 स्टार बैप्टिज्म को देखकर खुद भी हैरान थे और मन ही मन युवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे। बहुत सारे डिसाइपल्स भी इस समय जाओ टाई की तरफ देखते क्योंकि वे लोग सेंट जेनेसिस पीक के थे और वो भी टीचर शेन के अंडर में। इन्हें इतना ज़्यादा बैप्टिज्म कैसे मिल गया। एल्डर मियाओ इस समय सभी को कहते हैं जिनका जिनका हो गया यहाँ से निकलो। अब इधर जांग यान को कैसे भी करके जाओ टाई की तारीफ करनी पड़ती है। इधर जाओ टाई युवान को इशारा करते और थैंक्स बोलते हैं। अब बारी थी मतलब ये जाओ युवान वगैरह की, और जांग यान यहाँ पे रुका हुआ था कि ये बंदा क्या ये 1 स्टार या 2 स्टार ये बैप्टिज्म में रिसीव कर पाएगा या नहीं। एल्डर मियाओ बोलते हैं कि पर्पल सैश डिसाइपल्स का बैप्टिज्म खत्म हो चुका है, गोल्ड वाले आगे आ सकते हैं, और ये बोलती हैं जाओ युवान अब तुम्हारी बारी है। अब जैसे युवान आगे बढ़ता है किंग चान भी अब इसकी तरफ देखने लगती है कि देखते ही कितने स्टार का बैप्टिज्म रिसीव करता है। इवन कॉन्ग शेंग उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ये देख रहा था। और कई बच्चे तो ये भी कहते हैं लगता है हमें हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट लेवल का बैप्टिज्म देखने को मिलेगा। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।